औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Muhammad Numan from Punjab Group of Colleges Narowal, your chemistry teacher, and welcome at Punjab Group of Colleges Narowal for pre-first year classes. I hope so. You people are very well. First chapter of chemistry named as basic concept. Our discussion topic is atom. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं एटम के बारे में, आज उसी को बेस बना के हमने आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है एटम की, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, फिर हिस्ट्री है और उसके बाद एंड पे एविडेंस। तो सबसे पहले एटम है क्या? तो बच्चों, आपने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो एटम है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट्स का जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो क्या करता है, टेक पार्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे कोट की हुई हैं। सबसे पहले हम वो वाली एग्जांपल पढ़ेंगे जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इधर हीलियम है, नियॉन है और जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ये सारी की सारे ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स हैं जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इसको किसी भी जगह देखेंगे या पढ़ेंगे तो इसको इसी फॉर्म में देखेंगे, He की फॉर्म में, Ne की फॉर्म में और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो आपको पता है 17 ग्रुप की है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद वो वाले एटम हैं जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह आपकी बुक में पहली एग्जांपल दी होगी हाइड्रोजन, H अकेला, नॉट H2, N नॉट N2 एंड ऑक्सीजन O। और ये ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इनको इस कायनात में एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे एटम का सहारा चाहिए। जिस तरह ये पहले एक हाइड्रोजन था, जब इसने दूसरे अपने जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये H2 में कन्वर्ट हो गया। आपकी बुक में H2 नहीं दिया हुआ बल्कि H दिया हुआ है, तो आप H2 की फॉर्म में ही इसको पढ़ेंगे, नॉट H। और इस तरह N2 है और O2 है। उसके बाद बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि जो एटम है ये एक हार्ड ना तकसीम होने वाला एलिमेंट है। यानी कि आपने कहा था कि एटम इज़ आ इंडिविजिबल। यानी कि आपने एक बात और कही थी कि जो एटम है ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है जिसका नाम है एटमोस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजिबल। यानी कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन न्यू थ्योरीज़ के मुताबिक जो आगे हिस्ट्री में नए साइंटिस्ट आएंगे उनके नज़रियात के मुताबिक एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ हमने एक नई बात आज क्या सीखी कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम इज़ डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। जब एटम को तोड़ा जाता है, जब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसके अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और कहता है कि अगर आप एटम को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर 100 के करीब या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अंदर हमने तो बस 3 बेसिक
पार्टिकल्स पढ़े हैं ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अलावा भी कहते हैं दूसरे पार्टिकल्स जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। उसमें हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, एक्सेट्रा। यानी कि इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स 100 के बराबर एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। अब ये परेशानी हो जाने कि हाइप्रोन, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो क्या है बच्चों, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर। तो ये 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया। ये था बच्चों एटम्स के बारे में। अब इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। सबसे पहले एक ग्रीक फिलासफर था, इसने कहा कि जब आप एक मर्तबा एटम को डिवाइड कर लेते हो ना, तो उसके बाद उसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि इसको एक ही बार डिवाइड किया जा सकता है, उसके बाद दूसरी बार डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसका ये जो कहना था, जो उसने ये थ्योरी पेश की थी, ये किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस नहीं थी करती, जो उसने ऊपर बात कही है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था डेमोक्रिटस। इसने कहा कि जो एटम है इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि हम एटम को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में एक कहा, ये एटम के बारे में जब स्टडी की गई तो कहा गया कि जो एलिमेंट्स हैं जब ये कंबाइन होते हैं, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो ये कंपाउंड्स बना देते हैं। तो जब कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये दोबारा से एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 17वीं सेंचुरी की ये पेशीनगोई थी कि एटम्स के बारे में जो उन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद आ गया फिर ये डाल्टन था। तो डाल्टन ने 2 लॉज पेश किए, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन 2 लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ उसने पेश किए थे, या उससे ऐसे कह लें उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। किसने? डाल्टन्स ने। तो डाल्टन्स ने फिर उसके बाद ये थ्योरी पेश की। उसका जो मेन पास्टुलेट्स था, उसकी थ्योरी का जो मेन पास्टुलेट था वो क्या था? कहता है ये जो मैटर है ये डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ये जो मैटर है, जो मादा है, ये डिफरेंट एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। और इन सभी डिफरेंट एटम या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है ये भी डिफरेंट होती है। सिंपली से दैट कि जो मैटर है डिफरेंट एटम से मिल, और आगे जो डिफरेंट एटम है उनकी प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और था बर्जीलियस। इससे पहले डाल्टन था, फिर 17वीं सेंचुरी भी डेमोक्रिटस, फिर ग्रीक फिलासफर। उसके बाद आ गया जे बर्जीलियस। इसने बच्चों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया। जे बर्जीलियस ने क्या किया था? एटॉमिक मास डिटरमाइन किए थे एलिमेंट्स के, और जो मास उसने डिटरमाइन किए थे उसकी जो वैल्यू थी आज के दौर की वैल्यू के बराबर है। यानी कि जे बर्जीलियस ने एलिमेंट के जो एटॉमिक मास डिटरमाइन किए थे, अगर आज के दौर की वैल्यू उसके साथ कंपेयर की जाए तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ थी। और आप जो पढ़ते आते हैं कि एलिमेंट्स को एक सिंबल के साथ शो किया जाता है, सिंबल के साथ जाहिर किया जाता है, तो ये वाला तरीक़ाकार भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जे बर्जीलियस ने। बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ से एटम की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल्स याद रखनी है, और उसके बाद हिस्ट्री को रीड आउट करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ एन एटम, कि एटम का एविडेंस कोई सबूत है, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने 2 माइक्रोस्कोप का जिक्र करना है। एक माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का वैसे काम क्या होता है? इसने किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ की मेजरमेंट करनी है। जो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट है जिसको हम आम आँख के साथ नहीं देख सकते,
उसको देखने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। तो बच्चों सबसे पहले है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो इसका काम है, जो उसको हम कह सकते हैं कि इसका काम ये है कि इसको मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। किसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको? किसी भी एटम के साइज़ की मेजरमेंट के लिए। तो पहला काम क्या हुआ कि हम इसको मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम अप टू कितने नैनोमीटर तक? 500 नैनोमीटर तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम दूसरी बात, हम उस ऑब्जेक्ट, पहली बात हमने क्या की है कि इसको हम उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर हो या इससे ज़्यादा हो, 500 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरी बात ये है कि बच्चों इसमें जो लाइट यूज़ की जाती है वो है विजिबल लाइट। कौन सी लाइट इसमें यूज़ करनी है हमने? विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट हमने यहाँ अंडरलाइन की हुई है, जिसको सर्कल किया हुआ है, इसको हमने यहाँ यूज़ करना है। तो ये कौन सी लाइट होगी? विजिबल लाइट। अब बच्चों आपकी बुक में इसका ये नहीं लिखा हो कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है, वैसे सुन लें और याद रखें। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। ये इसकी वेवलेंथ होती है। और जो एटम, जब हम एटम को स्टडी करने के लिए इसके अंदर रखते हैं, आपने माइक्रोस्कोप देखी होगी, जब उसके अंदर रखते हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि एटम के साइज़ को मेजर कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम का साइज़ है ये 500 नैनोमीटर से भी कम है। ये 500 नैनोमीटर से क्या है? कम है। तो फिर हम इसके लिए क्या करें? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का तो काम ख़त्म हो गया, इसने हमें तो कोई काम दिया ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और माइक्रोस्कोप आ जाती है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है? उसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ थी उसमें हमने विजिबल लाइट यूज़ की थी, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ थी 350 से 750 नैनोमीटर थी। अब उसके बाद जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई है, अब इसमें हमने विजिबल लाइट की बजाय बल्कि क्या यूज़ करनी है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है बच्चों? इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 1 नैनोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर होती है। बच्चों अब ये बहुत ही छोटा यूनिट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर एटम का साइज़ इतना भी हुआ, यानी कि इतना भी कम हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको ईज़िली सीन कर सकते हैं। अब बच्चों आपकी बुक में ना एक ग्राफ दिया होगा, ग्राफ का मतलब एक पिक्चर शो की होगी। जब आपने एक ग्रेफाइट के सैंपल को, आपने वो लेड पेंसिल देखी होगी, उसमें सिक्का होता है, उस सिक्के को क्या कहते हो आप? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है क्या? ये कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। जब आप उस माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ना एक तस्वीर नज़र आएगी, और आपको ना उस तस्वीर में दो तरह के बैंड्स नज़र आएंगे। एक आएगा आपको ब्लैक कलर का बैंड और दूसरा आएगा वाइट कलर का बैंड। अब बच्चों दो बैंड नज़र आ रहे हैं, उसमें से जो वाइट कलर का जो बैंड है ना वो शो कर रहा है कार्बन एटम को, और जो ब्लैक कलर का है, अब बच्चों आप जब चैप्टर इसी बुक में आगे चले जाएंगे ना, चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ ग्रेफाइट का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे। जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ देखेंगे कि उस ग्रेफाइट में सारी की सारी कार्बन नहीं है, बल्कि उसमें फ्री स्पेस भी मौजूद होती है। तो जो कार्बन होगी उसको तो उसने वाइट यानी कि सफ़ेद कलर के बैंड से शो की है, और जो ब्लैक है उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई एम्प्टी स्पेसेस भी मौजूद हैं। तो कहता है कि उस तस्वीर को कैसे हमने डिटरमाइन किया है? उस माइक्रोस्कोप के अंदर रख के तस्वीर जब ली गई तो उसको 15 मिलियंस टाइम हमने उसको मैग्नीफाई किया था। मैग्नीफाई का मतलब क्या है? जूम करना। जिस तरह आप मोबाइल में तस्वीर लेते हैं तो आप उसको जूम करते हैं, तो उस तरह हमने इधर भी 15 मिलियन टाइम इसको जूम किया है, यानी कि 150 लाख टाइम हमने इसको जूम किया, तो हमारे पास वो क्लियर तस्वीर, इतनी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी वो क्लियर तस्वीर हमारे पास
आई है। और अब आपने जो वहाँ ग्रेफाइट का टुकड़ा रखा था उसके अंदर 2 बैंड्स नज़र आए थे। अब इसके अलावा कोई और एटम भी रख सकते हैं जिसकी आपने वेवलेंथ या मैस वगैरह को डिटरमाइन करना है। उसके बाद जब एक्स-रे स्टडी की गई तो ये पता चला कि जो एटम है उसका जो डायामीटर है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। और अगर हम इसको 0.2 × 10⁻⁻9 मीटर लिखें तो ये भी ठीक है। ये कैसे हुआ है बच्चों, आपको पता है कि ये जो 10⁻⁹ है ये नैनो के बराबर होता है। अब हम इसकी जगह 10⁻⁹ की जगह n लिख सकते हैं। n का मतलब नैनो, और साथ जो m था वो उसी तरह, यानी कि आप इस यूनिट को इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सरे स्टडी से फिर क्या पता चला? ये पता चला है कि एटम का जो डायामीटर है वो कितना आया है हमारे पास, 0.2 नैनोमीटर। उसके बाद बच्चों इसका मैस भी हमने फाइंड किया एक्सरे स्टडी से। उसके मैस की जो रेंज थी वो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg थी। अब kg अगर हम इसको AMU में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 AMU किसके बराबर होता है बच्चों, 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये कि जो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, जो आप डॉट लगाते हैं, उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और अब बच्चों आपको पता है जो 2 मिलियन है वो 10 लाख के बराबर होता है, यानी कि 2 मिलियन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन फुल स्टॉप। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस वक्त आप एक सांस में 10⁵ मिलियन एटम्स इनहेल करते हो, यानी एटम का साइज़ इतना छोटा है। ऐसे इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो फुल स्टॉप है उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स हैं, और एक फुल स्टॉप को थोड़ा सा दूर से देखना हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से देखना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों ये फुल स्टॉप के 2 मिलियन एटम्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ।